आज की क्लास में हम 21-22 के जो आए हुए हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम पहले पढ़ चुके हैं इंडोप्लाज्मिक दो तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हैं जिनके सरफेस पे आरबीसी नहीं होते हैं, यानी ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? इट सिंथेसाइजेस एसेंशियल लिपिड्स सच एज फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। पहला फंक्शन हो गया कि कोलेस्ट्रॉल लिपिड की सिंथेसिस करते हैं ये। ठीक है, अभी अगर नहीं याद आ रहा है भाई तो ये एक तरह से क्या बोलते हैं, लिपिड, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल ये हैं, सिंथेसाइज करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। आप सिंपल लिख सकते हैं, इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। दूसरा मेन फंक्शन क्या है? इट डिटॉक्सिफाई द बॉडी ऑफ ड्रग्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। बॉडी के जो ड्रग्स हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, इनको डिटॉक्सिफाई करता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है? इट स्टोर एंड रिलीजेस कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। जब हम इस स्कल्टल मसल कंट्रैक्शन पढ़ रहे थे तो वहां हमने ये देखा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके पास कैल्शियम स्टोर होता था और वो रिलीज करता था, तब मसल कंट्रैक्शन होता था। तो आप कोई दो फंक्शन लिख सकते हैं, इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स, इट सिंथेसाइजेस स्टेरॉयड हार्मोन, इट डिटॉक्सिफाई बॉडी ड्रग्स एंड वेस्ट वाटर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है भाई? गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिसीव प्रोटीन एंड लिपिड्स फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and further processes, modifies, packages and diverting them to their destination। ये विद इन भी हो सकता है, आउटसाइड भी सेल हो सकता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, उसको ये क्या करते हैं? इनके प्रोसेसिंग का काम करते हैं। उन्होंने बना दिया भाई, अब इनके अंदर आएंगे वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, किसी एंजाइम की वजह से उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर इनको छोटे छोटे वेसिकल्स में पैकेज करेंगे और फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगे या सेल के अंदर ही उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे ताकि उसका यूटिलाइज हो सके। ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक तरह का क्या है? सिक्रीटरी ऑर्गन्स है। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो वेसिकल्स है, एक स्पेशल टाइप के वेसिकल्स बना देते हैं ये, जिनमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो होते हैं, उन्हीं को हम लाइसोसोम्स कहने लगते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक तरह से लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए भाई, क्रिएट बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज। हम जानते हैं कि हमारे अंदर दो वेसल्स चल रही हैं, एक ब्लड वेसल्स है और लिम्फ वेसल्स। ब्लड वेसल्स में भैया ब्लड बह रहा है, लिम्फ वेसल्स में लिम्फ बह रहा है। ठीक है। तो क्या मेन काम क्या है? अगर ब्लड है तो किस काम आ रहा है? ये असिस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है हमारा ब्लड। न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये कौन करता है? ब्लड कैपिलरीज करता है। लिम्फ कैपिलरीज क्या करता है भैया? ये एक्सेस जो टिश्यू फ्लूइड है, प्रोटीन है, उनको ये कलेक्ट करता है और फिर से उसी ब्लड में जाके रिटर्न कर देता है। ये हम पढ़ चुके हैं। इट कैरी ब्लड कंटेनिंग आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो ब्लड का कह रहा है कि ब्लड कैपिलरीज क्या लेके जाते हैं? ब्लड लेके जाते हैं, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जबकि ये क्या लेके जाते हैं? लिम्फ कैपिलरीज कैरीज लिम्फ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्रोटीन। सेम यही चीज होता है, लेकिन इसमें लिम्फोसाइट्स और जो डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट्स एक तरह के हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं लिम्फ कैपिलरीज में। अच्छा, ब्लड कैपिलरीज ओपन एट बोथ एंड्स अलाउइंग फॉर बाई डायरेक्शनल फ्लो। बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन्स। जबकि लिम्फ कैपिलरीज क्लोज्ड एट वन एंड, हम समझा चुके हैं कि क्लोज एक एंड पे इसको क्लोज रहता है, और यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है फ्रॉम टिश्यू टू लार्जर लिम्फ वेसल्स। टिश्यू टू लार्जर लिम्फ वेसल्स, यहाँ पे क्या है? ब्लड में कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन्स। तो ये फ्रेंड्स, अब कह रहा है डिफाइन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? मैंने कहा था वेंट्रिकल, जो हार्ट अगर कंट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, अगर रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर occurs during ventricular contraction, means when your heart contracts, pump blood into arteries.
नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 12 एक मिनट 120 mm मरकरी होता है। ये जीरो गलती से लिख गया भाई, इसको हटा देना। 120 mm मरकरी होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। इसी को हम उल्टा कर देंगे भाई। इट अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन मींस योर हार्ट रिलैक्स्ड फॉर फीलिंग विद ब्लड। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80। तो डायस्टोलिक 80 होता है और सिस्टोलिक 120 होता है, इसलिए इसको लिखा जाता है 120/80 mm मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टिश्यू नेम नोन एज पेस मेकर। पेस मेकर हमारा क्या है? एसए नोड। साइनोएट्रियल नोड को ही पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि यहीं से इम्पल्स जनरेट होता है। यहाँ इम्पल्स जनरेट होता है फिर ट्रांसमिट होता है, इसीलिए इसको हम हार्ट का पेस मेकर कहते हैं। एसए नोड सिर्फ लिखना है आप, पेस मेकर इज एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन क्या है? जो सेल बॉडीज होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन देख लीजिए। सेल बॉडीज आर लोकेटेड इन ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। जो उसका सेल बॉडी है, जो सिरा है, मेन पार्ट, वो ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड में होता है। जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक में न्यूरॉन्स का सेल बॉडीज कहाँ होता है? ब्रेन के बाहर होता है, पेरिफेरली अरेंज होता है। ये सेल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता है, ठीक है, बाहर होता है। मेन काम क्या है इनका? इट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। सीएनएस टू गैंग्लिया जो होता है उसको कहते हैं प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। यहाँ पे क्या है? इट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम गैंग्लिया टू टारगेट ऑर्गन्स। उस गैंग्लिया से किसी ऑर्गन तक जाएगा तो उसी को कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक। जैसे कोई दो न्यूरॉन के बीच में साइनैप्स हो रहा है, जंक्शन बन रहा है, तो जंक्शन से पहले वाले को हम प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन कहेंगे और जंक्शन के बाद वाले को हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। ठीक है। लास्ट डिफाइन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है भाई? कार्डियक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल इन 1 मिनट। 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में जितना ब्लड पंप कर जाता है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू पल्स रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक बार हार्ट बीट करता है, एक बार कंट्रैक्ट करता है हार्ट तो 70 ml जो है निकलता है ब्लड। तो इस तरीके से अगर 1 मिनट में 72 बार अगर पल्स आ रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू पल्स रेट कर देंगे तो 5 से 6 लीटर हमारा कार्डियक आउटपुट आ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल इन 1 बीट। पंप्ड बाय हार्ट भी कर सकते हैं। इन 1 बीट एवरेज इज 60 to 80 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल इन 1 बीट एवरेज इज 60 to 80 ml। तो ये कार्डियक